लास्ट क्लास क्या हो रहा था? पार्लर ऑफ ट्रांसफार्मर बताए थे सर। आज हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट और ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बताएंगे ट्रांसफार्मर का, तो थोड़ा सा उसको बढ़िया से आप समझना। अब क्या है यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट में कि जो हम लोग जो लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर में, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, तो जो हमारा लॉस होता है उसको हम लोग क्या होता है, चाहे वो प्राइमरी साइड हो सेकेंडरी साइड हो, हमेशा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या सेकेंडरी को जो कोई भी एक होगा उसको हम लोग रेफरेंस में, मान लो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग प्राइमरी में कैसे दिखाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट में, या तो हमारा सेकंड प्राइमरी का है उसको हम लोग सेकेंडरी में कैसे दिखाएंगे। तो एक छोटा सा इसमें है कैलकुलेशन पार्ट जैसा, उसको समझ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट समझना। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर में उस दिन हम लोग जब पढ़े थे तो लीकेज रिएक्टेंस और ये सब कुछ पढ़े थे। तो फेजर डायग्राम में आज हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग सिर्फ देखेंगे यहाँ पे वाइंडिंग रेजिस्टेंस के साथ। इसके बाद हम लोग आएंगे तुम्हारा पूरा इसमें इंडक्टेंस और इस सभी चीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये क्या है मेरा ट्रांसफार्मर का कोर। ट्रांसफार्मर का कोर। ट्रांसफार्मर का कोर कैसे मटेरियल से बना होता है? थीन सिलिकॉन प्लेट का बना रहता है। थीन सिलिकॉन इसका बना होता है। यहाँ पे कैसा पाथ होना चाहिए, लो रिलक्टेंस या हाई रिलक्टेंस? लो रिएक्टेंस सर। लो रिलक्टेंस पाथ का बना होता है। ये हम क्या क्या बना दिए ट्रांसफार्मर में, कुछ समझ में आ रहा है? देखो यस सर, N1 N2 प्राइमरी सेकेंडरी बना दिए हैं सर। इनपुट आउटपुट भी है। हाँ, और फ्लक्स भी उसमें जाएगा सर, करेगा प्लस, जो पाथ है प्लस दोनों पाथ तरफ भी एक होगा। एक रेजिस्टेंस बना दिए हैं। ठीक है, और कुछ इसमें रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो साइड होगा तो R2 देंगे, प्राइमरी के साथ जो होगा उसको R1 देंगे। यहाँ पे कॉमन फ्लक्स है, ये क्या नाम है, 5 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एक सप्लाई देंगे। कैसा होगा, AC होगा, V1। तो यहाँ हम जो प्लस माइनस दिए हैं, अगर यहाँ पे जब हमारा I1 करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा सर। वोल्टेज ड्रॉप होगा सर। वोल्टेज ड्रॉप होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसी तरीके से फिर यहाँ हमारा E1 जनरेट होगा, यहाँ E2 जनरेट होगा, प्लस माइनस, और ये मेरे लूप के अक्रॉस में होगा ZL। यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा। तो मतलब यहाँ R2 में भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। कहीं कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे जो मेरा पावर लॉस होगा, जो पावर लॉस होता है रेजिस्टेंस पे, वो जाता कहाँ है,
पावर लॉस जाता कहाँ है? मतलब किस फॉर्म में वो हमारे हीट, मतलब किस फॉर्म में वो डिसिपिएट होता है? हम वर्ड बोल भी दिए थे गलती से। करंट सर। हीट के फॉर्म में, जो भी हमारे यहाँ पावर लॉस होता है हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में क्या होता है? पावर लॉस हमारा डिसिपिएट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब इस सर्किट में हमारा क्या क्या हम लोग देख लिए कि यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस प्राइमरी का है। प्राइमरी में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका D1 इंड्यूस होता है, E2 इंड्यूस होता है। अगर सेकेंडरी हम कनेक्टेड है तो हाँ R2 के कुछ लॉस यहाँ पे होता है हमारा, तो बचा हुआ हमको फिर V2 के टर्मिनल में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक अब हम लोग देख लिए। अब अगर हम बात करते हैं टोटल कॉपर लॉस, अगर हम बात करते हैं टोटल कॉपर लॉस, तो टोटल कॉपर लॉस कितना होगा? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का होगा। तो प्राइमरी करंट कितना है सर? I1 ऊपर जो लिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है। हाँ हाँ, अब ठीक है। तो टोटल कॉपर लॉस कितना होगा? प्राइमरी रेजिस्टेंस में जितना लॉस होगा प्लस सेकेंडरी में जितना लॉस होगा। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? I2R होता है। अब प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1, तो I1 2R1 प्लस I2 2R2। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। इसमें कहीं कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग रिफर करते हैं रेजिस्टेंस को, अगर सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्राइमरी में रिफर करते हैं या प्राइमरी का हम लोग सेकेंडरी में को रिफर करते हैं, तो क्या रेजिस्टेंस यहाँ बदल जाएगा वैल्यू? एक बार जो रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा? नहीं सर। नहीं बदलेगा। पहले तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग रिफर करते हैं सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड और प्राइमरी रिफर करते हैं सेकेंडरी साइड, क्या चीज को? रेजिस्टेंस को, तो टोटल कॉपर लॉस शुड बी सेम। टोटल कॉपर लॉस Yes, sir. शुड बी Would be same. सेम। इसमें कहीं कोई दिक्कत है कि टोटल कॉपर लॉस सर क्यों सेम होगा? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। इसको मिटा दें ऊपर वाले की लाइन, ये लाइन लिख लो। टोटल कॉपर लॉस इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस, कोड में जो लिख रहे हैं लिखते जाओ कॉपी में। I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर होगा, छोड़ी यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सॉरी। I2 स्क्वायर R2 लिख लो। इसको लिख लिए सभी कोई? Yes, sir. सभी कोई लिख लिए? देखो अब ये डेरिवेशन कितना आसानी से समझ में आता है ना। अब अगर हम लोग बोले हैं कि प्राइमरी को सेकेंडरी को हम प्राइमरी में रिफर करें या प्राइमरी को हम सेकेंडरी में रिफर करें, तो कॉपर लॉस हमेशा सेम होना चाहिए। तो हम एक लाइन बोल सकते हैं, कॉपर लॉस बिफोर ट्रांसफर, कॉपर लॉस बिफोर ट्रांसफर इक्वल टू कॉपर लॉस आफ्टर ट्रांसफर। अगर हम इसके लाइन बोल रहे हैं कि अगर हम लोग प्राइमरी को सेकेंडरी में या सेकेंडरी को प्राइमरी में रिफर कर रहे हैं, तो ये चीज हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए कि कॉपर लॉस हमारा सेम होना चाहिए दोनों में, बिफोर और आफ्टर ट्रांसफर। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हमारा कॉपर लॉस बिफोर ट्रांसफर क्या था? अगर हम बात करते हैं, चलो हम सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, रिफर करते हैं। सेकेंडरी जो हमारा प्राइमरी में जाएगा, तो सेकेंडरी का पावर लॉस क्या था? I स्क्वायर R2। I2 स्क्वायर I2 स्क्वायर R2। स्क्वायर R2। इसको हम लोग किस में ले जा रहे हैं? प्राइमरी में ले जा रहे हैं ना। Yes, sir. तो प्राइमरी में क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा? नहीं। नहीं बदल। तो हम यहाँ R2 लिख देते हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि हम रिफर किए तो डैश कर देते हैं, कर सकते हैं। हाँ। ठीक, अब यहाँ पे प्राइमरी में करंट कितना है? तो I1 I1 स्क्वायर। स्क्वायर
तो I1 स्क्वायर R2 डैश, ये लिख लिए सभी कोई? ठीक है, अब इसको रब कर रहे हैं, सर्किट डायग्राम बनाओगे अपने। तो अब देखिए इस इक्वेशन से अगर जब हम रिफर करते हैं, तो कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। किसको रिफर कर रहे हैं? तो हम लोग R2 डैश, R2 डैश को कर, R2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 बाय I1 का स्क्वायर R2। कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी किसी तरीके का दिक्कत? जल्दी बोलो। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। ठीक, अब हम लोग जो पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो वो क्या था हमारा? तो यहाँ पे ये हो जाएगा I1 बाय I2 इक्वल टू K था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे सेट, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं R2 बाय K स्क्वायर। ठीक है, ये K कहाँ ले आए? I2 बाय I1, I1 बाय I2 इक्वल टू, अगर हम K मानते हैं तो I2 बाय I1 इक्वल टू 1 बाय K है, तो 1 बाय K का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा अगर हम रिफर करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी को प्राइमरी, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कैसे हम डिराइव किए? कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अब आ जाइए इसी तरीके से जो हम लोग किए। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी की प्राइमरी को सेकेंडरी को करते हैं तो क्या है? I1 स्क्वायर R1, इसको हम सेकेंडरी में करेंगे तो भाई यहाँ R1 तो होगा, तो R1 डैश आ जाएगा। करेंट क्या है? I2 स्क्वायर। हमको किसको निकालना है? R1 डैश को इक्वल टू I1 बाय I2 का होल स्क्वायर R1, इसको हम लिखना चाहते हैं तो K स्क्वायर R1। समझ में आ गया ये चीज? या कहीं दिक्कत है इसमें तो बोलो। बोलो, दिख रहा है बोर्ड में? यस सर, दिख रहा है। समझ में आ गया? समझ में आया? यस सर सर। K स्क्वायर R कैसे हो गया सर? क्या? K स्क्वायर R? K स्क्वायर R, I1 यहाँ I2 बाय I1 इक्वल टू 1 बाय K है, तो I1 बाय I2 इक्वल टू K नहीं हो जाएगा? यस सर। तो जब यहाँ K होगा तो K स्क्वायर, I उसका स्क्वायर है तो K स्क्वायर R1 नहीं आएगा। आगे बढ़ा जाए। सर ये तो प्राइमरी का हो गया सर, प्राइमरी को रेफर किए। हाँ, ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस को हम सेकेंडरी में किए, या सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्राइमरी में किए। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी को प्राइमरी में किया, यहाँ पे प्राइमरी को सेकेंडरी में किया। लिख लिए सभी कोई? कंप्लीट है कॉपी में? यस सर। तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये आ सकता है। तो ये जो हम इतना आसान तरीके से बताए हैं, तो इसको रटने का तो हमको नहीं लगता है जरूरत पड़ेगा। अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो टोटल रेजिस्टेंस रिफर्ड, टोटल रेजिस्टेंस रिफर्ड। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं रिफर्ड हम किस किस साइड किए हैं, तो प्राइमरी साइड किए हैं। तो यहाँ प्राइमरी का हम P लिखते हैं। प्राइमरी में जो रेजिस्टेंस है अगर प्राइमरी की साइड है तो यहाँ R01 लिखना। ठीक है, R01, इसके लिए हम लोग क्या किए थे? R1 तो प्राइमरी का था प्लस R1 डैश, यही निकाले थे या कुछ और निकाले थे? या R2 डैश था? सेकेंडरी को प्राइमरी लाइन थे तो ये R1 डैश था या R2 डैश था? R2 डैश। R2 डैश था। चलो इसीलिए हमने गलत चीजें की, कम से कम ध्यान कितना दे। R2 डैश, R2 डैश का फॉर्मूला क्या था? R1 प्लस R2, क्या था फॉर्मूला? बाई I2 by I1 ठीक। तो ये फॉर्मूला हम लोग अगर रिफर करना है डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, K का वैल्यू निकाल लेंगे I1 I2, या ना अब K को कैसे कैसे निकाल सकते हैं?
नंबर ऑफ टर्न पता है तो निकाल सकते हैं, वोल्टेज पता है तो निकाल सकते हैं। याद है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो L1/L2 = V1/V2 = E1/E2 = I2/I1, याद है या भूल गए? इक्वल टू हम लोग यस सर, टोटल का 1/k। याद है सर, याद है। हाँ, तो बस उस रेशियो से हम चाहे कोई भी हमारा दिया होगा, चाहे नंबर ऑफ टर्न दिया रहे, वोल्टेज दिया रहे, कुछ भी ईएमएफ दिया रहे, तो हम लोग उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक हो गया हम लोगों का काम। अब अगर हम बोलेंगे सीधा एक लाइन में कोई बोलो तो R02 रिफर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R2 plus R2 plus K R square R1. R2 plus R2 plus K square R1. K square। कहीं कोई दिक्कत इसको कि कैसे ले आए? तो इसको हम जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे K स्क्वायर R1, बात एक ही है, लेकिन हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को, जैसे यहाँ पहले प्राइमरी का लिखते फिर सेकेंडरी का लिखते तो यहाँ पे दूसरी तरीके से लिखा है। तो ये फॉर्मूला जो है ये तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल होगा। कहीं कोई दिक्कत इस पे? हाँ या नहीं? No नहीं sir. सर। बढ़िया से समझ में आ गया? यस सर। अब एक चीज हमको बताओ सर, तो आप तो बोल दिए कि प्राइमरी कॉपर लॉस और सेकेंडरी कॉपर लॉस सेम है, आपके बोलने से हम मान लेंगे या कुछ कैलकुलेशन दिखाइएगा? हर चीज मैथमेटिकल टर्म को प्रूफ करना होगा या नहीं करना होगा? करना होगा। तो बिना किए मान जाओगे या मान जाओगे तो छोड़ देते हैं? बोलो। करिए सर। दिखाइए सर। नहीं मानोगे? बताइए। नहीं मानोगे? No sir. चलो ठीक है, तो हम प्रूफ कर लेते हैं कि टोटल कॉपर लॉस प्राइमरी और सेकेंडरी सेम है कि नहीं, उसको भी देख लेते हैं। बस इसी सब से जो अभी हम लोग डिराइव किए हैं यही हम लोग को बताएगा कि सेम है या अलग है। ठीक है, और आज जो पढ़ा रहे इक्विवेलेंट सर्किट है, कंप्लीट हो जाएगा। इसको बढ़िया से बुक में पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे, है ना। हम बेसिक जो तुम्हारा एकदम क्लियर दे दे रहे हैं कंसेप्ट। अब देखिए टोटल कॉपर लॉस। टोटल कॉपर लॉस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ प्रूफ कर रहे हैं कि प्राइमरी इक्वल टू सेकेंडरी है कि नहीं, है ना। प्राइमरी का कॉपर लॉस का फॉर्मूला जल्दी से बोलो। प्राइमरी का कॉपर लॉस का फॉर्मूला बोलो। I1 square R1. R01 हो जाएगा, I2 स्क्वायर R02। रेजिस्टेंस रिकॉर्ड करने के बाद की बात कर रहे हैं ना। हम क्या बोले थे, अगर हम प्राइमरी को सेकेंडरी में ले आते हैं या सेकेंडरी को प्राइमरी में, तो टोटल कॉपर लॉस सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर R01 इक्वल टू बोलो। फिर इसको हम लोग इसको तोड़ना चाहेंगे तो और क्या लिख सकते हैं ये बताओ। I2 स्क्वायर को अभी तक के फॉर्मूला R02 का फॉर्मूला क्या था? K2 R1 K plus R2. square R1 plus R2। ये था या जो तुम बोल रहे हो R02 का फॉर्मूला क्या था? सर ये R01 का फॉर्मूला है। R01 का है। R01 का फॉर्मूला था। चलो बहुत बढ़िया है, तो हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, क्या था इसका, I1 स्क्वायर R01, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अगर हम इसको जब सॉल्व करते हुए चले और हम लोग यहाँ पे पालेंगे कि जो हमारा I2 स्क्वायर R02 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि हमारा फॉर्मूला क्लियर है यहाँ पे, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप निकालने को लग जाएगा। पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप, पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप का फॉर्मूला होता है प्राइमरी वोल्टेज ड्रॉप बाय प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, तो प्राइमरी जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, प्राइमरी में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है,
प्राइमरी जो हम सर्किट बनाए थे तो प्राइमरी में हमारा क्या था, यहाँ अगर आई करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ R1 तो कितना हो रहा है, तो I1 R1 ये हमारा प्राइमरी में रेजिस्टेंस, प्राइमरी में वोल्टेज ड्रॉप था। और प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, E1 या E2, ये E1 प्राइमरी में E1। तो ये हो जाएगा पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप निकालने बोला जाएगा तो I1 R1 by E2। इसी तरीके से सेकेंडरी का क्या हो जाएगा, I2 R2 by E2। ये दो फार्मूला भी लिख के रखना। अगर पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप की बात किया जाएगा तो हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। अगर ये चीज तो ये तो तुम्हारा इंडिविजुअल का हो गया। अभी हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं किसका, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में हर चीज बात किया जाएगा रिफर्ड का। तो हम अगर बोलेंगे पर यूनिट रेजिस्टेंस referred to primary, referred to primary, पर यूनिट रेजिस्टेंस referred to primary क्या हो जाएगा, यहां हम क्या किए थे, I1 R1 by E1, इसको सिर्फ कर देना है I1 R01 by E1। अगर यहाँ पे I2 R2 by E2 है तो उसको क्या कर देंगे I1 R02 by E2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। हो गया यहाँ तक। सिर्फ वो तुम्हारा हम प्रूफ को एक बचा है उसको हम बताएंगे अभी, उसमें हमें एक टर्म ध्यान नहीं आ रहा है जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम बता रहे हैं, देखते हैं। इसके बाद जो यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब हम लोग क्या किए, प्राइमरी को रिफर कर दिए सेकेंडरी में, सेकेंडरी को प्राइमरी में। तो अगर यहाँ पर रिएक्टेंस है तो उसको में भी x को, अगर मान लो x1 है, x1 को हम सेकेंडरी को x2 को प्राइमरी में लाएंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। x1 को सेकेंडरी में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, k² से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहीं पे हमको कैलकुलेशन देखना है, ठीक है। अब आ जाओ जो हम लोग पैरामीटर तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए अभी हम लोग क्या लिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी लिए थे सर। प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ रेजिस्टेंस लिए थे ना, रिएक्टेंस इंडक्टेंस को नहीं लिए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टेंस के साथ फिगर बनाएंगे। ये हो गया मेरा, थोड़ा पतला ही ट्रांसफॉर्मर बना लें क्योंकि लंबा फिगर बनेगा। ये बना लिए। सेकेंडरी में भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ले आकर पाएंगे। फिगर बना लो जल्दी से, हम फिर नाम बता रहे हैं कहाँ क्या आएगा। बना लिए, यस सर। ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना देंगे, V1 देंगे। अप्लाइड वोल्टेज कितना है हमारा, V1 है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, प्राइमरी में R1 X1 इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, प्राइमरी पैरामीटर हो गया। यहाँ पे दोनों को लिंक कौन कर रहा है, फाई कर रहा है, कॉमन फ्लक्स है दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो रहा है, E2, ये क्या है R2 X2, ये लोड इम्पीडेंस ZL हमारा लोड इम्पीडेंस। कहीं कोई दिक्कत, नहीं सर। ठीक। अब हम तुम लोग को, ये तो हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो गया, लेकिन अब क्या लिखोगे, लिखो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर।
एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। लिख लिए सभी कोई, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर लिख लिए। हाँ या नहीं? अब देखो एक चीज याद करो, जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पे था, लोड हटा दिए थे, कौन सा करंट फ्लो होता था? ट्रांसफार्मर में जब जेडएल नहीं लगा था, लोड नहीं था, तो कौन सा करंट फ्लो होता था? I1 I1। अटेंडेंस ले लेना और हमको भेज देना है ना कोई। I1 करंट नहीं फ्लो होता था बाबू, वो मैग्नेट उसमें तो I0 फ्लो होता था, जिसमें से क्या था, IW और I म्यू दो कंपोनेंट था, एक वाटलेस था और एक तुम्हारा एक जिसको एक मैग्नेटाइजिंग करने के लिए था, और एक तुम्हारा लॉस कंपोनेंट था। याद आ रहा है? यस सर, IW बराबर IM था सर। IM या I म्यू, कहीं मैग्नेटाइजिंग है या I म्यू दिखाएंगे। तो अब सर्किट हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। यहाँ पे हम एक रेजिस्टर दिखाएं, इंडक्टर का दिखा दिए, दिख रहा है फिगर? yes sir ये मेरा वाइंडिंग का लिंक है, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होगा इसको यहाँ ले आइए। यहाँ पे अब दो हमको दिखाना होगा, क्या क्या दिखाना होगा? IW IM दोनों एक दूसरे के पैरेलल यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक है। ये काम कर दो, इसको x0, इसको कर दो R0, जिधर x0 है इधर कर दो IM मैग्नेटाइजिंग, और इसको IW। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ठीक। अब एक चीज हम बात बोल रहे हैं, यहाँ पे मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा I1 करंट ही फ्लो होगा? no sir तो यहाँ पे अलग करंट था, तो हम इसका नाम I1 डैश डाल देते हैं। कहीं कोई दिक्कत? याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें I0 था, और जब हमारा लोड कनेक्ट हो रहा, लोड कनेक्ट होता था तो कितना I2 के बराबर एक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करता था, है ना? तो अब आ जाइए यहाँ सेकेंडरी का बनाते हैं। दिख रहा है? यहाँ पे इनपुट लगा दो, ZL का नाम R2 X2 ZL 1 2 2 E1। हो गया? बन गया? जल्दी से बोलो। Yes sir. ठीक। अब एक चीज बोलो, इसमें अगर हम केवीएल लगाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हमारा V1 है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग सॉल्व करके देखना है। यहाँ दिख रहा है, लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ हाँ yes सर। sir ठीक। V1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस E1 प्लस I1 यहाँ पे I इसका नाम दे दिए ना, R1, ठीक है, प्लस यहाँ पे तुम्हारा J I1 X1, ये हो जाएगा V1, ठीक है। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके साइड में कोई दिक्कत? केवीएल लगा के देखना, ये रिजल्ट आएगा। अब ये जो हमारा पढ़ लिए एग्जैक्ट, ये तो हमारा ट्रांसफार्मर है, उसका एग्जैक्ट हम लोग क्या बना लिए, सर्किट डायग्राम बना लिए। सुबह से हम लोग पढ़े जा रहे हैं कि रिफर कर रहे हैं, सेकेंडरी को उठा के प्राइमरी में ला रहे हैं, तब कैसा दिखेगा उसको भी तो देखना होगा, हाँ या नहीं? yes sir क्या करेंगे अब हम लोग, ये जो सेकेंडरी का पैरामीटर है उसको उठा के कहाँ कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी में करेंगे, और कहाँ पे क्या वैल्यू होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो चलो हम इसको रब कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख लो।
क्या लिखोगे? रिफर टू प्राइमरी साइड। हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो डायग्राम बनाए थे यहाँ पे, क्या बनाए थे, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, उसको हम क्या करोगे, यहाँ लिखोगे टॉपिक, उसके नीचे रिफर टू प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड मतलब हम लोग सेकेंडरी को उठा के हम लोग कहाँ ले आ रहे हैं, प्राइमरी के साइड ले आ रहे हैं। यही कर रहे हैं ना? हाँ या नहीं? सर रेफर कर सेकेंडरी को प्राइमरी में डाल रहे हैं। हाँ, तो प्राइमरी का जो हमारा सर्किट था उसमें कहीं भी किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगा, उसको आंख बंद करके एकदम बना दीजिए। हम रिफर टू प्राइमरी साइड बना रहे हैं, सेकेंडरी साइड तुम लोग खुद बनाओगे बुक की मदद लेके। नहीं बनेगा तब हम बताएंगे कि कम से कम समझ में क्या आया, तुम जाने करना क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे यहाँ पे जब हम उठा के बात करें प्राइमरी सेकेंडरी को प्राइमरी में लाना है, तो उठा के उसका जितना पैरामीटर है यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। सिर्फ कनेक्ट कर देने से होगा? सिर्फ कनेक्ट कर देने से होगा? नो सर। क्या हो गया? करंट अपना बैठा लेना, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसको दिखाइए, तो इसके लिए मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर दोनों यहाँ हमारा प्लस होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधे, यहीं पे हम लिख रहे हैं R2/J² प्लस JX2/J²। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलो। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। तो लोड के लिए भी क्या करना होगा, ZL डैश हम जब बैठा रहे तो ZL/K², जो वैल्यू आएगा आप इस सर्किट में बैठाते जाएंगे उस तरफ वैल्यू को। V2 जो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज दिखाएंगे, V2 इसको क्या करेंगे, तो V2/K², जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, है कि नहीं? समझ में आया? जल्दी बोलो, समझ में आया ये चीज? क्या हो गया, कोई आवाज नहीं आ रहा है, कहाँ कष्ट है, कहाँ दिक्कत हो रहा है? एक बार फिर से समझा दीजिए सर। अच्छा, जब पहला क्लास स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर जो प्राइमरी जो हमारा सेकेंडरी का R2 था उसको उठा के हम लोग लाए थे प्राइमरी के साइड R1 के साइड, तो यहाँ पे क्या किए थे, R2 में हमेशा K² से डिवाइड किए थे, और अगर प्राइमरी को सेकेंडरी के साइड ले जा रहे थे तो K² से इंटू किए थे, हाँ या नहीं? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे हम जो एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम बनाए थे ट्रांसफार्मर का, तो प्राइमरी का जो सेकेंडरी का जो पार्ट था ये वाला, इसको उठा के सिर्फ हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए दोनों को, बाकी सब छोड़ दिए। लेकिन अब हम प्राइमरी के साथ दिखा रहे हैं तो उसका सेम वैल्यू के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा R2 होगा तो R2 को क्या करेंगे, K² से डिवाइड करेंगे, X2 है तो उसको K² से, लोड इंपीडेंस है K² से, वोल्टेज है तो K² से, सबको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हम बैठा देंगे, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट का बन जाएगा, रिफर टू प्राइमरी साइड। अब समझ में आया? अगर ये चीज अगर उठा के प्राइमरी को सेकेंडरी ले जाओगे इनटू K² कर दोगे। यस सर, क्लियर है सर। समझ में आ गया? तो अभी हमारे क्लास में एक इतना पहले रिवीजन करके रखोगे, इसके बाद जो तुम लोगों को बोलता है एप्रोक्स, क्या बोलता है, एप्रोक्स इक्विवेलेंट सर्किट, तो हम एप्रोक्स इक्विवेलेंट सर्किट का तुमको बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? वो बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा टॉपिक है जिसको अच्छा से समझ लो, न्यूमेरिकल इससे रहता है, और इसका कैलकुलेशन जो फॉर्मूला बताए हैं इसी से होगा। BL तेरजा वॉल्यूम 2 से, जो भी यहाँ पे सॉल्व न्यूमेरिकल है उसको देखो, नोट्स इसका बनाओ BL तेरजा वॉल्यूम 2 से, और हम उसको नेक्स्ट क्लास में चेक करें, ठीक है?
यस सर जी। चलो आज का क्लास यही कर रखते हैं, अटेंडेंस भेज देना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज का क्लास।